है, और फिर तो प्रॉब्लम अपनी जगह पे प्रॉब्लम रहेगी। आप जरा ना प्लीज मैसेज इन द ग्रुप ऑफ योर ओन के join the class, it's really very important to attend. ठीक है ना भाई? ओके मैम। Okay. So common mistakes to avoid. So no, how if you are not citing it properly, कि भाई आप citation नहीं दे रहे हैं, आप proper आप बता नहीं रहे हैं कि from which sources you have taken the material, तो ये भी बड़ा गलत हो जाता है. It actually it makes your writing less authentic, और उसके अंदर भी ये होता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपसे ये डिमांड की जाती है कि भाई आपने प्लेजरिज्म तो नहीं किया. So citation is important for the academic writing. Okay, now this is the thing which we need to focus on, that the importance of the thesis statement. Importance of the thesis statement बड़ा ही important चीज़ है, और है क्या ये बला. This is so very important in any academic writing. If a peer or professor asks you what the essay is about, what the point of the essay is, you should be able to respond clearly and concisely in a single sentence. In a single sentence का मतलब क्या हुआ कि thesis statement is always a single sentence. एक सिंगल सेंटेंस होती है. दैट सिंगल सेंटेंस इज योर थीसिस स्टेटमेंट. वो सिंगल सेंटेंस जो कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में डालते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि व्हाट द एसे इज अबाउट, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं उसका लब्बे लबाब क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसको किस चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं. दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट. It presents an overarching argument and may also identify the main support पॉइंट फॉर द आर्ग्यूमेंट. यानी कि ये वो चीज़ होती है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी जो मेन, यानी कि ये वो चीज़ है कि जो पूरे हिस्से को कवर कर रही होती है. जैसे होता है ना कि एक सर्कल पूरा जिसके अंदर सारा मटेरियल घुसा हुआ है. एंड वे ऑल्सो आइडेंटिफाई द मेन सपोर्ट, यानी कि हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें हम किस जानिब में बात करेंगे ये भी हमें प्रोवाइड करती है. इन एसेंस द थीसिस स्टेटमेंट इज अ रोड मैप telling the reader where the paper is going and how it will get there. यानी कि एक रोड मैप है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आप वहां पर किस तरह से पहुंचेंगे. बाय हैविंग मल्टीपल सपोर्ट्स, यानी कि आपने बताया कि जैसे लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट something which is relevant to the modern technology, let's suppose. तो मैंने कहा कि uh, the role of yeah, modern technology has totally, yeah, entirely changed the teaching styles of the teachers, let's suppose. अब ये मेरा आर्ग्यूमेंट है. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सपोर्टिंग के लिए, यानी कि इसको सपोर्ट करने के लिए वही चीज़ें निकालूंगी ना, वही पॉइंट निकालूंगी जो टीचिंग से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगी. तो व्हेन आई एम डन विद माय थीसिस स्टेटमेंट, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी अपने पैराग्राफ डिज़ाइन करने में कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ. तो इट इज़ रियली वेरी यू नो क्या कह लें कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपोज थीसिस स्टेटमेंट इन योर राइटिंग प्रायर टू द एसे, कि पूरा लिखने से पहले आप थीसिस स्टेटमेंट बना लें. द थीसिस स्टेटमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द राइटिंग प्रोसेस. Once you have written a thesis statement, you have established a clear focus for your paper. यानी कि अगर आप ये बना लेते हैं, यानी कि अगर आपका जो थीसिस स्टेटमेंट अगर आपने बना लिया तो आपका फोकस बड़ा क्लियर हो गया है कि आप किस डायमेंशन में जा रहे हैं. Frequently referring back to that thesis statement will prevent you from straying off topic. Straying off मतलब हटना, दूर, यानी कि आप do not link with the thesis topic for during the drafting phase. यानी कि अगर आपने एक दफ़ा thesis statement बना लिए और उसको आप बार बार देख कर अपनी राइटिंग को लिखते जा रहे हैं, तो आप अपने ट्रैक से नहीं हटेंगे. आप ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए. Of course, the thesis statement can be revised to reflect changes in the content or direction of the paper. Sometimes ये होता है कि हमारे पास ना इतनी डिटेल्स नहीं होती कि हम थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर काम कर सकें. तो एक कि हम थीसिस स्टेटमेंट
को तो हम थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं आफ्टरवर्ड, लेकिन ये कब होता है जब आप घर में बैठे हुए कोई असाइनमेंट वाला टास्क कर रहे हो, वो काम कर रहे हो जिसको आपने फ़ौरन के फ़ौरन सबमिट नहीं करना है, यानी कि इट कैन नॉट हैपन इन द एग्जाम कि आप थीसिस स्टेटमेंट को रिवाइज करें और फिर रीड्राफ्ट करें. Its ultimate goal is to capture the main ideas of your paper with clarity and specificity. यानी कि specificity, यानी कि आप you will definitely be specific when you compose a thesis statement, and you can easily identify कि भाई the whole paper would be focused on this idea. ये तैयाब क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं? इस ग्रुप पे मैसेज तो सेंड कर दिया था मैंने. ठीक है, अच्छी बात है. पता नहीं why the students are not joining. Okay, ये एक्सरसाइज है. अच्छा, नबील, जस्ट यू डू टेल मी कि व्हाट इज द इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट. अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट में मैं आपको समझाऊं कि होता क्या है. थीसिस स्टेटमेंट ना हम नैरो कर लेते हैं. नैरो से मुराद ये कि जिस चीज़ के ऊपर हम लिख सकें. एक होता है कि मैं कहूँ कि इन दिस पेपर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, लेट्स सपोज. तो अब एडवांटेजेस, कौन से एडवांटेजेस, अब मैं किसी भी डायमेंशन में जा सकती हूँ, कोई सा भी एडवांटेजेस बता सकती हूँ. तो यहाँ पर मेरा जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात बताऊँ कि the effects of thesis effect of social media in the lives of young children has put a significant role in developing their personalities. अब ये ना और नैरो हो गई है. क्यों? क्योंकि मैं किसी भी बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना किसी बच्चे की बात कर रही हूँ, ना मैं जो हूँ वो ओल्ड पीपल की बात कर रही हूँ. मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रही हूँ जो कि यंग एज में लाइक करते हैं. अब मेरा फोकस नैरो हो गया, अब मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूँगी. फिर मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रही हूँ, फिर मैं फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ. मैं ये नहीं कि मैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया में किसी भी जानिब में लेके जा सकती हूँ, नहीं. मैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगी कि जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आती हैं. इज दिस क्लियर? यानी कि जितना मेरा नैरो होगा पॉइंट, उतना मैं अपनी एस्से को स्पेसिफिक होकर लिख सकूंगी. ठीक है. और अगर मेरे पास जैसे इतना नैरो हो जैसे जिसके ऊपर आप कुछ भी ना लिख सकें, जैसे मैं लिखूं कि भाई आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट. अब ये तो इतना नैरो हो गया कि आप क्या लिखेंगे भाई इसके ऊपर. तो ये बहुत नैरो हो गया. इतनी नैरो भी नहीं हो और इतनी ब्रॉड भी ना हो कि आप इधर से उधर जंप कर जाए. तो तीसरे जनरल का मतलब ये होता है कि आपका जो राइटिंग है वो कॉम्पैक्ट रहे. तो अब यहाँ पर आगे जो है इस एक्सरसाइज में क्या है, दो थीसिस स्टेटमेंट दी हुई है. एक इफेक्टिव है, एक इनइफेक्टिव है. अब आपने पढ़ के बताना मुझे कि कौन सी इफेक्टिव है और कौन सी इनइफेक्टिव है. ठीक है, नाउ रीड इट और मुझे बताएं कि ए इफेक्टिव है या बी इफेक्टिव है. मैम बी बी. इफेक्टिव है. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका मतलब है कि यू हैव गॉट द आइडिया. वेरी गुड. यानी कि पहले वाले में तो क्या है, एक नॉर्मल सी बात हो रही है और ये बताया कि इसने लिखा है, इसके ऊपर आप लिखेंगे क्या. जनरल वे में बात हो रही है एक्चुअली. वेरी गुड, एग्जैक्टली. ठीक है. तो अब आप जब अपना ऐसे लिखेंगे ना, तो उसमें भी आपने इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है. आगे बढ़ते हैं. यस. मैम आई थिंक बी है. एग्जैक्टली. क्योंकि इसमें
क्योंकि ए में तो वो बता रहा है कि आपकी लाइफ चेंज करता है, अब किस तरीके से चेंज होता है, किस एस्पेक्ट से वो बात कर रहा है, तो इसने थोड़ा सा उसको घुमाया हुआ है, एक जनरल वेरी उसको गुड, लेके जा you know, यहाँ पर द phrases here that in a very big way. I mean a very big way, कौन सा big way, मतलब किस जाने में? अब ऐसे लिखेंगे तो आप किसी भी जाने में जा सकते हैं, आपका एक ट्रैक नहीं बन पाएगा. But when we talk about the B, so it has a direction. Good. मीन्स बी इफेक्टिव लग रहा है। बी इफेक्टिव लग रहा है एग्जैक्टली। देखिए इसके अंदर अब हम लेट्स सपोज हम इसको पढ़ते हैं कि फाइंडिंग अ जॉब इज नेवर इजी बट इट कैन बी स्पेशली हार्ड व्हेन द इकोनॉमी इज स्टिल फीलिंग द इफेक्ट ऑफ अ रिसेशन एंड एम्प्लॉयर्स आर रिलक्टेंट टू हायर न्यू वर्कर्स। एग्जैक्टली अब यहाँ पर ना वीक सी बात हो रही है, लेकिन यानी कि हमें कौन सा नेचर ऑफ जॉब नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से एम्प्लॉयज़ पे कौन से कंट्री की एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमी की बात करें या जनरल इकोनॉमी की बात करें, वो भी नहीं बताया। न्यू वर्कर्स, कौन से न्यू वर्कर्स की बात करें, यानी कि एक्सपीरियंस न्यू वर्कर्स, नॉन एक्सपीरियंस न्यू वर्कर। अब यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर क्या, कॉलेज स्टूडेंट्स लुकिंग, यानी कि कौन से लोग, पीपल, जो पीपल की बात हो रही है वो स्पेसिफाई हो गया। फॉर पार्ट टाइम वर्क, कौन सी नौयत का वर्क की बात करें वो भी, शुड बिगिन देयर सर्च बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ फाइन जॉब फाइंडिंग रिसोर्सेज ऑन कैंपस, यानी कि ड्यूरिंग देयर कॉलेज टाइम दे कैन इजीली फाइंड देयर रिसोर्सेज फॉर द जॉब, the way to their jobs and search their jobs on the campus, meaning within the within the campus they can easily find their job opportunities. So yes, we can write it. अच्छा, one more thing is that the essay can be written on the both, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले वाले पे ऐसे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अभी हम बात करें इफेक्टिवनेस की, that what which thesis statement can be more effectively written in a paper, ठीक है। uh, yes. मिस ए इफेक्टिव है। Okay, and let me read it again. That for the past few हाँ। decades, coconut oil has been unjustly characterized as an artery clogging saturated fat. Cooking oil is plant, animal, or synthetic fat that is used in frying, cooking, and other types of. Exactly, the first A is actually talking about the particular domain, यानी कि 3 decades, यानी कि उन्होंने specify कर दिया कि 30 ईयर्स की बात करेंगे। कोकोनट ऑयल यानी कि ए अनजस्टिकेटेड एज एन आर्टली, यानी कि क्रिटिसिज्म किस जानब में हो रहा है ये भी आइडेंटिफाई कर दिया, क्रिटिसिज्म भी बता दिया और किस टाइम में हो रहा है ये भी। नाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑन द दिस डायरेक्शन ओनली। गुड। ओके। मैम बी।
Okay, there have been over 200 movies about Count Dracula, most of them only very loosely based on the novel published by Bram Stoker in 1897. Despite its title, Bram Stoker's Dracula, film directed by Fraser, takes considerable liberties with Stoker's novel. Exactly. जो पहले वाली बात हो रही है तो of the over 200 movies, और over का मतलब क्या है कि 200 movies से भी ज़्यादा, तो हम किसके ऊपर बात करेंगे, हमें नहीं मालूम है। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि दे आर लूजली बेस्ड ऑन, यानी कि मोस्ट ऑफ देम, अब मोस्ट ऑफ देम में भी मोस्ट कितनी, मोस्ट 180 170 कितनी, और कौन कौन सी, तो इसके बारे में भी हम वो नहीं है। लेकिन जब हम बी के बारे में से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला की जो फिल्म है जो कि डायरेक्ट इसने की है, उसकी ज़्यादातर जो लिबर्टीज़ हैं वो किससे मिलती हुई हैं, वो स्टोकर्स के नॉवल से ही मिलती हुई हैं। Okay, now it's another important thing to consider, that I hope that the idea of thesis statement is much clear to you. ऐसा ही है ना? Some, Yes, ma'am. okay, एक hold on. सो यस, द थीसिस स्टेटमेंट हम क्या करें, थीसिस स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पे भी आ जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इट मस्ट बी द फर्स्ट सेंटेंस, इट मस्ट बी द थर्ड सेंटेंस और द फिफ्थ सेंटेंस, ये हमारा कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ द थर्ड और फोर्थ सेंटेंस, क्योंकि हम पहले आइडिया क्लियर करते हैं अबाउट द टॉपिक एंड देन हम डायरेक्शन देते हैं कि ये जो हमारी चीज़ है ना उससे रिलेट करती है, ठीक है। सो अब आते हैं हम टॉपिक सेंटेंस में। लेट्स सपोज यू पीपल आर डन विद द थीसिस स्टेटमेंट। हमने पैराग्राफ बना लिया, यानी कि फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पैराग्राफ्स में जाना है। तो जब हम पैराग्राफ में जाना है तो द पैराग्राफ्स मस्ट ऑल्सो बी रिलेटेड टू द आइडियाज विच आर प्रेजेंटेड इन योर थीसिस स्टेटमेंट। और हम उसी की डायरेक्शन से क्या करते हैं, हम अपने पैराग्राफ को कंपोज करते हैं कि एक पैराग्राफ में हम ये बात करेंगे, दूसरे में ये बात करेंगे, तीसरे में ये बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम टॉपिक सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उस टॉपिक सेंटेंस का क्या मतलब क्या होता है कि वो टॉपिक सेंटेंस is the main idea of that particular paragraph, यानी कि जो पैराग्राफ आप, यानी कि let's suppose कि I'm just writing here, just hold on, yes, तो let's suppose कि अगर आपके पास एक थीसिस स्टेटमेंट है जो आपने कंस्ट्रक्ट की है, इस तरह से आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गई। अब इस थीसिस स्टेटमेंट के ना 2 या 3 आइडियाज थी, लेट्स सपोज, ठीक है, होल्ड ऑन। Okay, it's not writing. Okay, so हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट के let's suppose who is this, Misma? Misma, can I hear you? Misma? मिस मैंने ज्वाइन नहीं करा अभी तक। अच्छा, मैंने इनको ऐड किया है। she अच्छा, it's showing joining. Let her enter, then I'll ask her. Oh, by the way, who is she? क्या मालूम नहीं है about that. Okay, so yes, हम अभी टॉपिक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सपोज आपने थीसिस स्टेटमेंट बना लिया। अब थीसिस स्टेटमेंट आपने बना लिया है तो उसका मकसद क्या होता है कि आप थीसिस स्टेटमेंट बना लिया, अब उसमें से ना हमें 2 या 3 आइडियाज़ निकालने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ आवर एसे, कि भाई हमारा एसे जो है वो 300 वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का है, 600 वर्ड्स का है, कितने का है। तो अब हमने उसमें से हमने आइडियाज़ निकाले थे। हमारा एक आइडिया ये था, एक आइडिया हमारा ये था, और एक आइडिया हमारा ये था, ठीक है। सो अब दीज आइडियाज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन वन पैराग्राफ,
this is in the second paragraph, and this should be taught in the third paragraph, right? So this is how we need to compose our paragraph. अब जब हम let's suppose just take फर्स्ट पैराग्राफ के, हम ये पहले पैराग्राफ की बात करते हैं अगर हम, तो इस पहले पैराग्राफ में जो भी आइडियाज़ हमने डाले थे कि भाई ये 3-4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो उसका भी एक क्या होता है, एक मेन आइडिया कंपोज करते हैं जो कि हमारा क्या बताएगा, उस टॉपिक के बारे से बताएगा कि जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं इस पैराग्राफ के अंदर। दिस टॉपिक should be represented through one sentence, और जो one sentence होगा वो हमारा topic sentence होगा, ठीक है? वो हमारा हमेशा पहला sentence होता है most of the time, यानी कि 99% we can say that the topic sentence is the very first sentence of a paragraph. Sometimes it can be the second or the third one, but most of the time it is the first sentence of the paragraph. तो ये जो topic sentence होता है, ये topic sentence क्या होता है, ये बता रहा होता है कि what this paragraph will talk about. क्लियर? यस मैम। ठीक है, सो आपने भी इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। यस बिस्मा, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, आर यू हियर? Yes, ma'am, I'm here. So don't you know the timings of the class? I'm sorry, I'm pointing out you because you know I am just keep reminding the students to join in. It's actually the ongoing class, and you people need to take care that you should join in on time and take the class fully. अब ये तो नहीं है ना कि किसी भी वक्त चलते हुए आ जाएं और ज्वाइन कर लें। All right, खैर, and topic sentence, excuse me. Yes, so every paragraph should conclude a topic sentence that identifies the main idea of the paragraph. यानी कि जो हमारा main जो paragraph लिखते हैं उसका जो main idea होता है, that was the actually the topic sentence. A topic sentence also states the point the writer wishes to make about that subject. Sometimes क्या होता है कि हमारा अपना idea भी topic sentence में reflect कर सकता है. Generally, the topic sentence appears at the beginning of the paragraph. So the word generally shows that it does not always happen, but most of the time the topic sentence is the first sentence of the paragraph. It is often the first paragraph's very first sentence. A paragraph's topic sentence must be general enough to express the paragraph's overall subject. इतना narrow ना हो, यानी कि वो कह रहे हैं कि इतना जनरल हो कि आप उसके ऊपर कुछ बात कर सकें विद इन द पैराग्राफ। समटाइम्स हम इतना नैरो बना देते हैं कि हम उसके बारे में उसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे, ठीक है? लेकिन इतना भी इतना बट इट शुड बी स्पेसिफिक इनफ दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड द पैराग्राफ्स मेन सब्जेक्ट एंड पॉइंट, यानी कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द the idea of the paragraph, that it must be enough general that it can cover multiple things in a paragraph, and it should also be this much specific that your ideas must cover in a single paragraph. ऐसा ना हो कि आपका पैराग्राफ इतना लेंदी हो जाए कि वो उसको आपको दूसरे पैराग्राफ की तरफ लेके जाना पड़ जाए, ठीक है? तो इस चीज के दरमियान बैलेंस रखना है, स्पेसिफिसिटी और जनरल एस्पेक्ट दोनों, इन दोनों के दरमियान एक ऐसा बैलेंस रखना है कि एक पैराग्राफ के अंदर आप अपना पर्टिकुलर आइडिया को कन्वे कर सकें। ओके, द इफेक्टिव सेंटेंसेस, हाउ कैन वी मेक द इफेक्टिव सेंटेंसेस इन आवर राइटिंग? 3 elements should be there for effectiveness in sentence, यानी कि हम अपनी राइटिंग में how we can improve effectiveness in our writing, यानी कि आपका जो मैसेज है वो effectively किस तरह से convey हो सकता है. So we can take care of 3 things when we write something. It should has the unity, it should have the coherence and the emphasis. Unity का मतलब क्या होता है? That every part of a sentence, यानी कि composition, must contribute to one unifying thought. Yes, Nabil, can you tell me what is that main unifying thought?
कौन सी यहाँ पे यूनिफाइंग थॉट के हवाले से बात कर रहे हैं? यूनिफाइड थॉट में किस कॉन्टेक्स्ट में आप कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये जो यूनिटी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा कॉम्पोजिशन यानी कि जो पूरा सेंटेंसेस हो, जितने सेंटेंसेस हो, जितनी चीज़ें हों, वो एक यूनिफाइंग थॉट से रिलेट करें। तो वो यूनिफाइंग थॉट कहाँ पर होती है? मिस, जैसे कि आपने पैराग्राफ से, अब आपने एक बात से वो दूसरी बात कहीं से कहीं निकल जाए, आपने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने टॉपिक में रहते हुए आपने उस चीजों को कवर करना है। लेकिन वो जो यूनिफाइंग थॉट होती है वो हम ऐसे में कहाँ लिखते हैं? कहीं लिखी होती है? मिस, इंट्रो में हम वाजे कर देते हैं ना कि वेरी गुड। नो नो, इस पे बात करनी आप है। यू कैन से कि वो थीसिस स्टेटमेंट जो हमने इंट्रो में बनाई है उससे रिलेट करना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ तो जी ठीक है बिल्कुल। बात? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, जो इंट्रो में। एग्जैक्टली। सो यूनिटी का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द आइडिया यू हैव प्रेजेंटेड इन योर थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, all the other sentences in the later on body, in the later on conclusion, must reflect the idea which is presented in your thesis statement in the first paragraph. ठीक है? This is how you can bring the unity in your writing. ठीक। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि देयर मस्ट बी अ फ्लो इन योर राइटिंग। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हैपेजर्टली जो है ना वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया में आराम जंप करते जाएं, एक उसके अंदर कोई रब्त ना हो, उसके अंदर कोई फ्लो ना हो। तो कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि देयर मस्ट बी अ फ्लो। कि जैसे हम कहते हैं ना अक्सर, यू मस्ट हैव नोटिस द वर्ड्स की कोहेरेंस में हम क्या करते हैं, लगाते हैं जिस तरह के वर्ड्स के फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, इस तरह के जो वर्ड्स लगाते हैं, these are the words which can be used to bring the coherence in our writing. So coherence means that the various parts of a sentence composition must follow one another in an order which makes the relationship clear. ठीक है? यानी कि क्लैरिटी होती है उसके अंदर। Emphasis means that the most important parts of a sentence or the composition must be so placed that the attention is directed towards them rather than towards less important parts. ठीक है? यानी कि हमारी जो एम्फेसिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा पता होना चाहिए कि हमने कौन सा आइडिया हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स हमारे हमें आइडियाज़ हमारे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं कि हम थ्रू द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, ऐसा नहीं है, सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू कि उनको लगता है ना कि मेरा ये आइडिया इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया बहुत, वो तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसको बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं, या उसको क्या करते हैं कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं, या फिर हम कहते हैं या उसको हम अलग से लिख देते हैं, यानी कि टेक्स्ट में से बाहर निकाल के लिख देते हैं। नहीं, दीज आर नॉट द स्ट्रैटेजीज, ये नहीं होती। आपने क्या करना है, एम्फेसिस वर्ड्स के थ्रू निकाल के लेकर आना है। यानी कि आप ऐसे वर्ड्स चूज करें कि रीडर को ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाए कि ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन द यूनिटी, यानी कि जो हम यूनिटी लेकर आते हैं अपने, जो हमने पहली चीज़ की बात की यहाँ पर यूनिटी, एम्फेसिस और कोहेरेंस में, तो जो यूनिटी है ये किस तरह से वायलेट होती है? वायलेट मतलब ख़त्म होती है ना, मतलब वी डू नॉट ब्रिंग द, वी कैन नॉट, इन व्हाट वेज वी कैन नॉट ब्रिंग द यूनिटी इन योर राइटिंग। सो व्हेन वी कंबाइन अनरिलेटेड आइडियाज, यानी कि two different ideas, they are related in a paragraph, in two paragraph, or in the composition as a whole, putting too many ideas in a single sentence, sometimes एक आइडिया, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हम मल्टीपल आइडियाज को डालने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होती है, क्लैरिटी नहीं आती, यूनिटी नहीं आती, कि आपको पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है। फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, समटाइम्स जो होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से हमारे जो आइडियाज होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। सबऑर्डिनेशन, व्हाट डज इट मीन सबऑर्डिनेशन? डू यू रिमेंबर द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस? सबऑर्डिन यस मैम, उसके सब मातहत मतलब एक मेन एग्जैक्टली। चीज है, उसकी उसकी सब चीज आ जाती है नहीं तो उसमें। सब तो आ जाती है, लेकिन डू यू नो द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? याद है आपको जो हमने पढ़े थे? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस था और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। वो याद है? डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब वो उससे रिलेट कर रहे होते थे मैम।
डिपेंडेंट क्लॉजेज आर धुंधला द धुंधला याद आ रहा है कुछ। डिपेंडेंट क्लॉजेज आर द क्लॉजेज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा देते हैं। जैसे कौन से, ऑल्दो लगा दिया, हाउएवर लगा दिया, तो क्या होता है कि आइडिया जो होता है वो कंप्लीट होने के बजाय क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, एंड इट रिक्वायर्स सम अदर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द मीनिंग। सो दिस इज ऑल्सो हैपन व्हेन वी यूज मिस सबऑर्डिनेशन, यानी कि सबऑर्डिनेशन को गलत इस्तेमाल किया जाए, यानी कि सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेशन लगा दी जाए तो आइडिया का क्या होगा, यूनिटी यानी कि वायलेट हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का मतलब होता है कि बार बार एक ही आइडिया को रिपीट करना किया जाए, यानी कि एक ही आइडिया के ऊपर फोकस किया जाए और उसको बार बार रिपीट किया जाए विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ 2 सेंटेंस, और या फिर हम समटाइम्स दो आइडियाज को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे होते हैं, तो किसी भी एक आइडिया के ऊपर फोकस नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल्स, अब ये देखें, एग्जाम्पल्स दिए मैंने, हाउ द सेंटेंसेज आर मेड बाय अस एंड इट डज नॉट ब्रिंग द कोहेरेंस इन द राइटिंग। एक सेकंड रुकिएगा। ओके। हमारी मीटिंग की ड्यूरेशन कितनी हुई है, जस्ट कैन एनीबडी टेल मी? थर्टी मिनट्स हो सकते हैं। Okay. Okay, the students at the college use a great deal of abusive language and they are from all parts of the country. अब इस तरह के sentences students बनाते हैं, ये अच्छा sentence नहीं बना। अब they are all from the they are from all parts of the country. It should not be like this. हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि the students from all parts of the country, the students from all parts of the country use a great deal of abusive language. Simple. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, the students at the college use a great deal of abusive language and they are from all parts of the country. This is not the good construction. Yes, Ayman Naseem, can I hear you? Are you here, Ayman? Ayman, are you here? मैम एक सवाल है, Mm-hmm. अगर थीसिस के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो फिर तो ये सही नहीं है क्योंकि बहुत उसको जनरलाइज फॉर्म में दिया है, लेकिन इसको एक सपोर्ट भी तो कर रहा है ये सेंटेंस के भाई सारे कंट्री में जो है ना आपके देखा जाए तो ये अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से, तो उसको सपोर्ट कर रहा है उस सेंटेंस को, अच्छा अच्छा, तो ये सही I'll नहीं हुआ। okay. Let me talk about ma'am Nabil. I just refer back to your query. Let me talk to Emin. Emin, I want to talk to you. Please respond if you are here. Yes, miss. Okay, Emin, can you tell me the timing of the class? मिस नहीं, मैंने आपको ज्वाइन करा था, फिर आपने क्लास खत्म कर दी थी, तो मैं ऑफिस आ रही थी उस रास्ते में, जब मैं घर में थी ना तो मैंने आपकी ज्वाइन कर ली थी क्लास, फिर मैं ऑफिस आ रही थी ना रास्ते में, तो अभी ऑफिस आके मैंने दोबारा आपकी क्लास ज्वाइन करी। Okay, 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 okay. Thank you. No problem. Yes, Nabil, I'm just referring back to the query कि आपने लिखा है, जैसे यहाँ आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि emphasis जो है वो दूसरी तरह से ये भी तो बताया गया है कि, तो I'm not telling you कि just omit it because this is the information we need to include it, so we can write it like this कि the students at the college या students from all parts of the college, of the country, students from all parts of the country studying in the college use a great deal of abusive language. That's it. हम ये अलग से and they are from, ये गलत इम्पैक्ट देता है, हमारी ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं है।
तो आई एम जस्ट रेफरिंग यू कि समटाइम्स जो आइडियाज़ हमारे बाद में हमारे दिमाग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको एंड लगा के ऐड ऑन कर देते हैं बाय मेकिंग द अदर आइडिया कनेक्टेड। तो ये दिस इज द रॉन्ग वे, कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। बाकी ये नहीं कह रहे हम कि ये जो आइडिया है ना उन्हें गलत दिया है कि आर ऑल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है जो इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन सही नहीं है सेंटेंसेस की, ठीक है। ओके अब जैसे ये लिखा हुआ है, देयर आर सो मेनी आइडियाज इन अ सिंगल सेंटेंस। रीडिंग हिज डेली न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप, द मॉर्निंग sun just lighting up the tops of the high building and making the sleepy-eyed people shade their eyes made a great impression on me. What the hell? मतलब कितना बड़ा सेंटेंस बनाया और बीच में कितनी कितनी चीजें इन्होंने डाल दी। Reading his daily newspaper that morning made a great impression on me, ये चीज एक्चुअली था, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है। आप यू कैन नॉट इंक्लूड सो मच डिटेल्स इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर आप इस तरह का करते हैं तो इट विल बिकम अ मेस टू योर राइटिंग। आगे बढ़ते हैं। यस अब देखिए लिखा हुआ दिस इज सच अ हैवी चेयर, दिस इज सच मतलब आप एक्सटेंड बताना है तो यू नीड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। दिस इज सच अ हैवी चेयर दैट इट इज नॉट इजी टू कैरी। समटाइम्स ये कहते हैं ना, यू आर सच annoying that you are not letting me do my work। अब हम क्या, you are such annoying, what मतलब to what extent you are saying this, so you just need to tell। अब हम सच इस्तेमाल करें तो हमें कंप्लीट करना चाहिए। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमने कहा कि एंड कर दिया सेंटेंस दिस इज सच अ हैवी चेयर, तो इट्स एन इनकम्प्लीट आइडिया। आगे बढ़ते, द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। यू रिमेंबर कि मैंने अभी बताया सबऑर्डिनेट की एग्जाम्पल, तो समटाइम्स सबऑर्डिनेशन में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसको पहले इस्तेमाल ही करना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि व्हेन बाद में भी आ सकता था, इट समटाइम्स ये आइडिया गलत हो जाता है। When the fielder in the slips dropped the third match, the match was definitely lost। इसको हमें इस तरह से लिखना चाहिए था, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग का समटाइम्स जो आइडिया होता है वो गलत हो जाता है। Clarity, what does it mean? Clarity means writing clearly so that the reader understands you। There are 4 common problems that interfere with clarity। क्या होती है, जब दो वर्ड्स यानी कि एक वर्ड से काम चल सके और हम खामखा दो वर्ड इस्तेमाल करें। जैसे डेड कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब आपको पता है उर्दू में इसको कहते हैं, कॉर्प्स मतलब लाशें। लाशें तो ऑब्वियसली कॉर्प्स आर डेड, देयर इज नो नीड टू यूज द वर्ड डेड along with the corpse, that corpses are dead, therefore dead is redundant। Redundant means repetition, you should just say corpse। Similarly red in color, हम सब कहते हैं my bag is red in color। Why red in color? You can say that my bag is red, so red is a color, therefore in color is redundant, you should say just red। So these are the common mistakes we do in our writing कि हम डबल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनका मतलब एक ही होता है। Using unnecessary words and phrases, जैसे हम कहते हैं ना वो this is because और this is important because और the fact, ये खामखाई ना अपने आइडिया को लेंदी करना। हमें इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बिकॉज वट एवर यू आर राइटिंग इट इज़ योर आइडिया, वट एवर यू आर रीडिंग it is the idea of that the particular writer, so there isn't any necessity, there isn't any role of using such kind of phrases which gives importance to your writing, because the reader can get the idea that whatever you are writing it's your opinion, so that is not important to write this is because this is important and it is important to say। ये सारी बेकार सी चीजें होती हैं जो हम खामखाई अपनी राइटिंग को लेंदी कर रहे होते हैं। Causing ambiguity by incorrect word order, मैंने बताया था सेंटेंस का स्ट्रक्चर समटाइम्स स्ट्रक्चर सही नहीं होता, तो जो स्ट्रक्चर सही नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि आइडिया क्लियर नहीं होता। समटाइम्स जैसे लिखा हुआ है ऑल्सो देयर आर इश्यूज विद कंप्लायंस, नो देयर आर ऑल्सो इश्यूज विद कंप्लायंस।
The twins were born in 1987 in the supermarket. No, the twins in the supermarket were born in 1987. So sometimes the prepositional phrases, the adverbial phrases, the words, जो छोटे छोटे phrases होते हैं, जो words होते हैं, उनको order सही नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हमारे meaning clear नहीं होता. ठीक है? Unclear references to pronoun antecedents. Antecedents का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था, if you remember or not. Antecedents का मतलब होता है जैसे कोई sentence है तो उसके अंदर हम दोबारा word इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या करते हैं, pronoun इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं सारा is a good girl, she studies a lot. अब she जो है वो pronoun है, लेकिन इस pronoun का antecedent कौन है, सारा. यानी कि जिस चीज के लिए pronoun इस्तेमाल हो रहा हो, that is called antecedent. So the teacher told the student his pen was not working. अब the teacher told the students, अगर आप ये पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपसे कोई अगर कहे तो समझ में नहीं आएगा ना कि his pen was not working. किसका पेन, टीचर का पेन काम नहीं कर रहा है या स्टूडेंट का नहीं कर रहा. तो यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं है. समटाइम्स दीज सेंटेंसेस ऑफन लीड टुवर्ड्स द अनक्लैरिटी. ठीक है? Whose pen was it? The teacher's or the student? So the teacher told the student his pen was not working. यहाँ पे सही नहीं है. So we should use another sentence to clarify the meaning. Okay, now how we can bring the clarity in writing? You need to be concise, very concise. यानी कि आपने जो भी आपका मकसद है वो clarity के साथ पता चले. And you need to use short words. यानी कि छोटे, यानी कि नहीं कि एक ही सेंटेंस के अंदर चार चार वर्ड्स लेकर आए हैं कि ही इज डूइंग दिस एंड वर्किंग दिस, तो एक ही सेंटेंस को खामोखे लेंदी कर रहे हैं. We should avoid using this, and you need to be very specific. Your organization must be accurate, यानी कि आपका proper structuring होनी चाहिए. Contextualize, यानी कि जो भी आप आइडिया दे रहे हैं it must be relevant to your idea, यानी कि coherence में जाए. ठीक है? And what else? Use familiar words. यूज फेमिलियर वर्ड्स, यानी कि वो वाले वर्ड्स जो हर बंदे के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. बिकॉज आपका मेन पर्पस एकेडमिक राइटिंग का क्या होता है कि आप अपने आइडिया को कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू यूज दीज वर्ड्स. ठीक है? यू टू कन्वे बाय यूजिंग दीज वर्ड्स यू आर नॉट एबल टू कन्वे द मीनिंग. सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो. पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या है कि आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो अप्रोप्रिएटली प्लेस हो. समटाइम्स अगर उनकी अप्रोप्रिएट यूजेज नहीं होती तो क्या होता है कि हम प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, तो हम प्रॉपर मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाते. हमें पता है ना कि इफ यू आर नॉट एबल टू यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स तो आवर मीनिंग कैन बी एंटायरली चेंज्ड. Purpose should be clear, यानी कि whatever you are writing, your purpose must be clear. ठीक है? Here we are end up with our academic writing and the purpose behind this. So yes, you people are मिस आवाज done. सही तरीके से नहीं आ रही है आपकी. Okay, is it clear now? Hold on. Yes, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. ठीक है? So any question regarding this? You can ask me. Any question? No, ma'am. No? Everything is fine. So I hope that it will work out in your writing. I hope that Nabil, you have taken the whole class. I hope that it would be beneficial for the writing. Yes. Okay, to try to practice all the things which I have taught you, and even the Bisma and Aman, I am also referring to you that please try to incorporate all these things in your writing, and I will provide you the slide to you. ठीक है? अगर मुझसे नवील आप मुझसे मांग लीजिएगा, I will provide you and just forward that slide to in your class में in your class group also. ठीक है?
so that the things would be beneficial for you, and if you want to read on your own you can read it. ठीक है? Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है? I'm just signing off from here. So ठीक है, all right, I'll mark the attendance. Please send me the screenshots of the attendance. I'm stopping the sharing option. So let's meet in the Okay, next ma'am. class. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.